प्रिय बच्चों, सभी को नमस्कार। आज हमारा 8वां लेक्चर है और आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो है गाइगर एवं नटल नियम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखो अल्फ़ा 6 क्या होता है हमारा। इसके बाद वाला टॉपिक हम अल्फ़ा बीटा और गामा 6 ही पढ़ेंगे। तो अभी एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ अल्फ़ा 6 क्या होता है। देखो, ठीक है, अल्फ़ा 6 क्या होता है कि यदि किसी रेडियो एक्टिव नाभिक का विघटन उसमें से अल्फा कणों के उत्सर्जन के कारण होता है तो इस प्रकार का 6 क्या कहलाता है, अल्फा 6 कहलाता है। मान लो अपने पास 1 ग्राम यूरेनियम है, ठीक है ना। अब 1 ग्राम यूरेनियम में यूरेनियम के बहुत सारे परमाणु हैं। अब इनसे अल्फा कण उत्सर्जित होंगे तो उससे हम बहुत समय बाद जब देखेंगे तो ये यूरेनियम 1 ग्राम से कुछ कम मिलेगा, तो वो इतना यूरेनियम क्या हो गया, विघटित हो गया, ठीक है ना। तो अल्फा 6 किसको बोलते हैं, 2He अल्फा कण किसको बोलते हैं, 2He4 यानी कि हीलियम का नाभिक होता है। तो यदि किसी रेडियो एक्टिव नाभिक का विघटन अल्फा कणों के उत्सर्जन के कारण होता है तो इस प्रकार का 6 अल्फा 6 कहलाता है। अब देखो बेटा कि गाइगर एवं नटल ने अल्फा 6 प्रक्रम में उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा और उनके क्षयांक के बीच में क्या दिया, एक संबंध दिया, जिसे हम गाइगर एवं नटल नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो गाइगर एवं नटल नियम के अनुसार जो क्षयांक लैम्डा है उसका लघुगणक किसके बराबर होता है, A1 प्लस B1 ln E, ठीक है ना। यहाँ पर A1 और B1 क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। A1 और B1 क्या है, कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पर, ठीक है। लैम्डा क्या है, क्षयांक, और A1 और B1 कोई नियतांक है, और E उत्सर्जित अल्फा कण की क्या है, ऊर्जा है। बात आ गई समझ में। तो अब इस समीकरण से स्पष्ट है कि यह समीकरण सरल रेखा के समीकरण के समतुल्य है, ठीक है। अर्थात मैं ln लैम्डा और ln E के बीच में ग्राफ खींचता हूँ तो ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है ना। कैसा ग्राफ आएगा, अगर मैं ln लैम्डा को y अक्ष पर और ln E को x अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचूँ तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि मान लो ये कोई रेडियो एक्टिव नाभिक है, इससे अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है। इस अल्फा कण की हमने क्या ज्ञात कर ली, ऊर्जा, और इस अल्फा 6 प्रक्रम के लिए हमने क्या ज्ञात कर लिया, लैम्डा क्षयांक, ठीक है ना। क्षयांक क्या होता है, 0.693/T, जहाँ पर T क्या होता है, अर्धायुकाल, ठीक है ना। तो क्षयांक है वो अर्धायुकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर कि अब प्रयोगों द्वारा यह भी पाया गया कि अल्फा कणों की जो परास है ना वो अल्फा कणों की ऊर्जा के 3/2 घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। अब अल्फा कणों की परास मैंने आपको बताया था कि जब अल्फा कण किसी माध्यम में से गुजरते हैं तो माध्यम में उपस्थित गैसों का आयनीकरण कर देते हैं। अल्फा कण की ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। जब यह गैस में से गुजरेगा तो अपनी ऊर्जा को गैस के परमाणुओं को देगा, जिससे गैस के परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, गैस के परमाणु आयनित होंगे, इस प्रकार से गैस का आयनीकरण हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया में अल्फा कण की ऊर्जा है वो कम होती जाती है। तो अल्फा कण द्वारा किसी माध्यम में चली गई वह दूरी जहाँ तक उसकी आयनन क्षमता समाप्त हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कण की परास कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अब देखो, या उसकी अल्फा कण द्वारा किसी माध्यम में चली गई वह दूरी जहाँ तक उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वो अल्फा कण की परास कहलाती है। स्वाभाविक सी बात है, अल्फा कण की परास ज़्यादा होगी यदि अल्फा कण की ऊर्जा ज़्यादा होगी। भाई ज़्यादा ऊर्जा है तो वो ज़्यादा दूरी तक जा पाएगा। तो प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि अल्फा कण की जो परास है ना वो अल्फा कण की ऊर्जा के 3/2 घात के समानुपाती होती है। यहाँ से हम एक वेग में भी संबंध देख सकते हैं, क्योंकि E बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा है, अल्फा कण की ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होगी। अगर मैं E की पावर 3/2 करता हूँ तो यहाँ पर 1/2 m की पावर मैंने 3/2 कर दिया, और v² की पावर भी मैंने कितनी कर दी, 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 m की पावर 3/2, और ये क्या हो गया, v³। ये दिए गए सॉरी, ये जो अल्फा कण है ये अल्फा कण का द्रव्यमान है और ये नियत है। तो अब मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि E की पावर 3/2 किसके समानुपाती है, v³ के। आर अल्फा E की पावर 3/2 के समानुपाती है और E की पावर 3/2 v³ के समानुपाती है। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि आर अल्फा है ना वो अल्फा कण के वेग के क्यूब के वेग की 3 घात के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। अब मैं अगर ये जो संबंध है इसको अगर समीकरण 1 में लेकर जाऊं मैं तो देखो क्या हो सकता है कि यहाँ पर देखो आप कि ln लैम्डा बराबर, ये मान समीकरण 1 में रखता हूँ तो A1 प्लस B1 ln E की जगह में अब मेरे को यहाँ पर E चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, E की पावर 3/2 है
तो मैं इसकी पावर कितनी ले लूँ, 2/3, तो इधर भी 2/3 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ई समानुपाती किसके हो गया, r की पावर 2/3। तो ई की जगह क्या लिख सकता हूँ, r की पावर 2/3 के। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln लैम्डा बराबर a1 प्लस b1। अब आपको पता है ln m की पावर n हो तो ये घात आगे आ जाती है, n ln m लिख सकते हैं इसको, तो 2/3 आगे आएगा। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 2/3 b1 ln r। अब ये इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3a1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a लिख दिया, नया नियतांक कोई। इसी प्रकार 2b1/3 को क्या लिख सकता हूँ, नया नियतांक b लिख दिया, ln r। तो ये बेटा अल्फा 6 प्रक्रम के लिए छ्यांक लैम्डा और अल्फा कण की परास के बीच में संबंध आ गया। ये भी गाइगर एवं नटाल नियम है। ठीक है, तो गाइगर एवं नटाल के नियम के अनुसार अल्फा 6 प्रक्रम के लिए छ्यांक लैम्डा का लघुगणक अल्फा कण की ऊर्जा के लघुगणक के साथ रैखिक रूप से परिवर्तित होता है, या छ्यांक लैम्डा का लघुगणक अल्फा कण की परास के लघुगणक के साथ रैखिक रूप से क्या होता है, परिवर्तित होता है। अर्थात मैं ln लैम्डा और ln r के बीच में भी ग्राफ खींचूं तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये गाइगर एवं नटाल का नियम हो गया। लेकिन इस नियम से हमने क्या सीखा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सीखी है, वो देखो आप कि यहाँ से आपको स्पष्ट है कि अगर अल्फा कण की परास ज़्यादा होगी तो अल्फा कण की ऊर्जा ज़्यादा होगी। भाई यहाँ से देख सकते हो आप, अगर ऊर्जा ज़्यादा है तो परास ज़्यादा है। ठीक है, ऊर्जा और परास ज़्यादा है तो छ्यांक भी क्या है, ज़्यादा होगा, और छ्यांक ज़्यादा होगा तो अर्धायुकाल क्या होगी, कम होगी। अर्धायुकाल कम होगा क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। छ्यांक ज़्यादा होगा तो अर्धायुकाल और इसलिए संपूर्ण आयुकाल क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से ये स्पष्ट है कि ऐसे रेडियो एक्टिव नाभिक जो कि क्या होते हैं, लॉन्ग लाइव्ड होते हैं, यानी कि जिनका आयुकाल ज़्यादा होता है, उनका छ्यांक कम होगा, उनकी परास कम होगी और उनकी ऊर्जा कम होगी। तो ऐसे रेडियो एक्टिव नाभिक जिनकी आयु ज़्यादा होती है वो अपेक्षाकृत कम ऊर्जा के अल्फा कण क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तथा दूसरी तरफ ऐसे रेडियो एक्टिव नाभिक जिनकी आयु क्या होती है, कम होती है, तो वो अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा के अगर आयु कम होगी तो छ्यांक ज़्यादा होगा, छ्यांक ज़्यादा है तो परास ज़्यादा है, परास ज़्यादा है तो ऊर्जा ज़्यादा है। तो जिनकी आयु कम होगी, जिन रेडियो एक्टिव नाभिकों की आयु कम होगी, वो अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा के अल्फा कण उत्सर्जित करते हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई रेडियो एक्टिव नाभिक है, उसकी आयु कम है, वो जल्दी जल्दी विघटित हो रहा है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा ऊर्जा के अल्फा कण क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। तो ये गाइगर एवं नटाल का नियम है। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा अल्फा बीटा एवं गामा 6। अगला जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, अल्फा बीटा एवं गामा 6। ठीक है, नोट्स इसके आपको LMS पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अल्फा बीटा एवं गामा 6। तो सबसे पहले हम अल्फा 6 के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व का विघटन अल्फा कणों के उत्सर्जन के कारण होता है तो इस प्रकार का 6 क्या कहलाता है, अल्फा 6 कहलाता है। अल्फा 6 से प्राप्त जो नया नाभिक होता है उसका परमाणु क्रमांक मूल नाभिक के परमाणु क्रमांक से 2 कम हो जाता है और उसकी द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है। ठीक है, और अल्फा 6 के प्रक्रम के अंदर जो नया नाभिक होता है उसका आकार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसको हम प्रतीकात्मक रूप में इस प्रकार से दिखा सकते हैं। मान लो ये कोई नाभिक है, इसका परमाणु क्रमांक Z है और द्रव्यमान संख्या क्या है, A। ठीक है, अब देखो कोई भी नाभिकीय अभिक्रिया होगी उसमें आवेश संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जितने भी संरक्षण के नियम होते हैं उन सभी की क्या होती है, अनुपालना होती है। अब यहाँ पर Z है, इसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। साथ में इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या। और साथ में एक मैं आपको नया नाम बताता हूँ, चार्ज नंबर, आवेश संख्या कहते हैं इसको। आवेश संख्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह नाभिक पर उपस्थित आवेश को बताता है। यहाँ पर x है, x नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन है, Z, और एक प्रोटॉन पर कितना आवेश है, +E, तो Z प्रोटॉनों पर कितना आवेश हो जाएगा, +ZE। तो ये एक संख्या ऐसी है जो Z क्या है, जो कि चार्ज के नंबर को बताता है, इसलिए आवेश संख्या बोलेंगे इसको। ठीक है, आवेश संख्या भी संरक्षित रहेगी। अब इस X नाभिक में से कोई अल्फा कण उत्सर्जित हो गया,
अल्फा कण यानी कि हीलियम का नाभिक 2He4 ये उत्सर्जित हो गया। ठीक है, अब ये उत्सर्जित होने से नया नाभिक बनेगा, वो क्या बनेगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर Z है। अब मैं 2 में क्या ऐड करूँ कि वो Z ही हो जाए, Z-2। अब Z-2 और 2 को ऐड करेंगे तो Z ही मिलेगा। यहाँ पर 4 है, अब 4 में क्या ऐड करूँ कि वो A बन जाए, A-4, क्योंकि A-4 और 4 को जोड़ेंगे तो A ही प्राप्त होगा। अब परमाणु क्रमांक बदल गया, द्रव्यमान संख्या बदल गई, इसलिए तत्व का रासायनिक प्रतीक भी बदल जाएगा। तो ये देखो अल्फा 6 से प्राप्त जो नाभिक होता है उसका परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाता है और द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है। ठीक है, अब अल्फा 6 से प्राप्त ये जो नाभिक है इसको अपन क्या बोलते हैं, पुत्री नाभिक। क्या बोलते हैं इसको, पुत्री नाभिक। और जिस नाभिक का अल्फा 6 हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, पितृ नाभिक। मूल नाभिक को क्या बोलेंगे, पितृ नाभिक। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण लेता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे बाण में यूरेनियम 238 है, इसका अल्फा 6 हुआ, यानी कि इसमें से क्या उत्सर्जित हो गया, अल्फा कण उत्सर्जित हो गया। तो 2 में क्या जोड़ूं कि वो 92 हो जाए 90, 4 में क्या जोड़ूं कि वो 238 हो जाए 234, और 90 परमाणु क्रमांक और 234 द्रव्यमान संख्या जिसकी होती है वो होता है थोरियम। ठीक है, तो ये बेटा अल्फा 6 के बारे में बात हो गई, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इसमें +Q भी लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए, इस +Q का मतलब क्या है ये अब बताते हैं। इस Q को हम क्या बोलते हैं, विघटन ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको, विघटन ऊर्जा, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, इसको Q से निरूपित करते हैं। ठीक है, अब देखो कि अल्फा 6 से प्राप्त जो उत्पाद नाभिक हैं, ये अल्फा 6 X नाभिक का हुआ है और इसे उत्पाद नाभिक एक तो Y और एक ये मिला है। इन उत्पाद नाभिकों का जो कुल द्रव्यमान है, ठीक है ना, Y का और अल्फा का जो कुल द्रव्यमान है वो पितृ नाभिक के द्रव्यमान से कुछ कम प्राप्त होता है। अर्थात अल्फा 6 की क्रिया में द्रव्यमान की क्या प्राप्त होती है, क्षति प्राप्त होती है, और यह द्रव्यमान की क्षति आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और इस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, विघटन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, अल्फा 6 की विघटन ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गई बात। आपको पता है m द्रव्यमान के अंदर ऊर्जा कितनी होती है, E = mc²। इस E को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा। m द्रव्यमान है और E को क्या बोलेंगे, द्रव्यमान ऊर्जा। m क्या है, लुप्त द्रव्यमान। जितना द्रव्यमान कम होगा उसके समतुल्य हमें क्या मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी। अब एक बात देखो, विघटन ऊर्जा की परिभाषा समझ में आ गई। विघटन ऊर्जा की दूसरी परिभाषा और देखो, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है और इसका कुल द्रव्यमान क्या है, कम है। तो जब द्रव्यमान ज़्यादा है तो द्रव्यमान ऊर्जा ज़्यादा है, तो प्रारंभिक द्रव्यमान ऊर्जा और उत्पाद नाभिकों की कुल द्रव्यमान ऊर्जा, प्रारंभिक द्रव्यमान ऊर्जा तथा उत्पाद नाभिकों की कुल द्रव्यमान ऊर्जा का अंतर, भाई इसका द्रव्यमान ज़्यादा है और इनका द्रव्यमान कम है, तो प्रारंभ में द्रव्यमान ऊर्जा ज़्यादा है और बाद में द्रव्यमान ऊर्जा कम है। तो प्रारंभिक द्रव्यमान ऊर्जा तथा उत्पाद नाभिकों की कुल द्रव्यमान ऊर्जा का अंतर है वो क्या कहलाता है, विघटन ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, अब मान लो यदि अल्फा 6 के प्रक्रम में इस X नाभिक का द्रव्यमान कितना हो, mx हो, Y नाभिक का द्रव्यमान क्या हो, my हो, और अल्फा कण का द्रव्यमान कितना हो, m अल्फा हो, तो Q बराबर में क्या लिख सकता हूँ, X नाभिक का द्रव्यमान माइनस Y तथा अल्फा नाभिकों का द्रव्यमान। तो ये द्रव्यमान क्षति हो गई। अब इस द्रव्यमान क्षति को अगर c² से गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, ऊर्जा। ये विघटन ऊर्जा हो गई। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि एक U के समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है, 931.5 MeV बटा क्या होता है, c²। ठीक है, अब अगर यहाँ पर नाभिकों का द्रव्यमान AMU में दिया हुआ हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, mx माइनस my प्लस m अल्फ़ा। ये द्रव्यमान अगर AMU में है तो U × c² लिख सकता हूँ। अब इस U को मैं 1 U मान सकता हूँ, इस 1 U का ये मान रख दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा, mx माइनस my प्लस m अल्फ़ा इंटू 931.5 MeV अपॉन c² इंटू c²। c² से c² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, mx माइनस my प्लस m अल्फ़ा और इंटू क्या हो जाएगा, 931.5 MeV। तो इस प्रकार से विघटन ऊर्जा आप किसके रूप में प्राप्त कर सकते हो, MeV के रूप में प्राप्त कर सकते हो। ठीक है,
मान लो जैसे ये है, अगर आपको यूरेनियम का द्रव्यमान पता हो तो mx की जगह यूरेनियम का द्रव्यमान आ जाएगा, थोरियम का द्रव्यमान पता हो तो my की जगह थोरियम का द्रव्यमान आ जाएगा, अल्फा कण का द्रव्यमान पता हो तो अल्फा कण का द्रव्यमान आ जाएगा। अब ये द्रव्यमान अगर mu में है तो इनको 931.5 से गुणा करो, आपकी विघटन ऊर्जा किस में आ जाएगी, mev में आ जाएगी। समझ में आ गई बात। अब देखो, अब यहाँ पर चूंकि mx है, mx का मान my और m अल्फा से ज़्यादा है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं तो q का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अल्फा 6 के लिए q का मान पॉजिटिव आता है, मतलब अल्फा 6 के दौरान ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है ना, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस कारण अल्फा 6 जो है प्रक्रम है वो एक प्रकार की क्या है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपीय, क्योंकि इसमें उष्मा या ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो Q ऊर्जा है ये किसके रूप में प्राप्त होती है। ये जो Q ऊर्जा है ना, ये उत्पाद नाभिकों की गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। कैसे, मान लो ये X नाभिक है, ये X नाभिक है, इसमें से ये अल्फा कण उत्सर्जित हुआ और इस कारण ये Y कण उत्सर्जित हो गया, Y नाभिक उत्सर्जित हो गया। भाई X था, ये X में से अल्फा निकल गया तो अल्फा, तो ये अल्फा गया और ये Y गया, तो ये अल्फा गया और ये Y गया, मतलब जो विघटन ऊर्जा Q है ना वो उत्पाद नाभिकों की गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। अगर Y नाभिक की गतिज ऊर्जा को मैं KY कहूँ और अल्फा कण की गतिज ऊर्जा को मैं K अल्फा कहूँ तो Q बराबर क्या होगा, KY प्लस K अल्फा। अब चूंकि Y नाभिक का जो द्रव्यमान है अल्फा कण के द्रव्यमान से बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण Y नाभिक अपेक्षाकृत भारी होने के कारण अल्फा कण की तुलना में इसकी गतिज ऊर्जा कम होती है। तो इस कारण Q का मान है, विघटन ऊर्जा Q है, वो मुख्यतः अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। बात आई आपको समझ में। तो ये हमने अल्फा 6 प्रक्रम के लिए क्या देख लिया, Q मान देख लिया। अब हम अल्फा 6 से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे। अब देखो, हम अल्फा 6 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे कि अल्फा 6 उन सभी नाभिकों का होता है जिनकी द्रव्यमान संख्या A का मान 210 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि जिनकी द्रव्यमान संख्या 210 से ज़्यादा होगी उनको हम भारी नाभिक मानते हैं और ऐसे नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो अब मान लो कोई घर है, उसमें एक या दो सदस्यों की आपस में बनती नहीं है तो वो घर फिर भी स्थायी रह सकता है, लेकिन अगर उस घर में ऐसे सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो जाए जिनकी आपस में बनती नहीं है तो वो घर क्या होगा, बिखरेगा, टूटेगा, वो अस्थायी होगा घर। ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है कि वे नाभिक जिनके लिए द्रव्यमान संख्या का मान 210 से ज़्यादा हो उनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाता है। आपको पता है प्रोटॉन पर धनावेश होता है तो दो प्रोटॉनों में क्या होता है, रिपल्सन होता है, परंतु जब बहुत सारे प्रोटॉन हो जाएंगे तो ये रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, ये स्पष्ट नजर आने लगता है। इस कारण नाभिक क्या हो जाता है, भारी नाभिक अस्थायी हो जाता है। तो अस्थायी नाभिक स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अल्फा कणों का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, और अल्फा कणों का उत्सर्जन करने से जो नया नाभिक मिलेगा उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अगर कोई घर ऐसा है जिसमें ऐसे सदस्य बढ़ गए जिनके आपस में बनती नहीं है तो वो घर टूटेगा, टूट करके उसमें से जिन सदस्यों की आपस में नहीं बन रही थी उनकी संख्या अगर कम हो जाएगी तो पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, वो स्थायी हो जाएगा। तो इस कारण से अल्फा कण है वो जो कोई भी नाभिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या 210 से ज़्यादा है वो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अल्फा कणों का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा और स्थायित्व को प्राप्त करेगा, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि कोई भारी नाभिक है वो अल्फा कणों का उत्सर्जन करके स्थायित्व को प्राप्त करता है परंतु प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करके स्थायित्व को प्राप्त नहीं करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मान लो अगर ये एक्स नाभिक है और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने के बाद में उत्पाद नाभिक क्या होंगे भाई, नया नाभिक वाई और दूसरा उत्पाद क्या हो गया, प्रोटॉन। और अगर न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करेगा एक्स तो नया नाभिक वाई और नया ये न्यूट्रॉन एन हो गया तो उत्पाद नाभिक वाई प्लस एन हो गया। तो क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के उत्सर्जन से जो उत्पाद नाभिक प्राप्त होते हैं वाई प्लस पी या वाई प्लस एन, इन उत्पाद नाभिकों का जो द्रव्यमान है वो मूल नाभिक या पितृ नाभिक की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो इस कारण जो क्यू मान होगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभ में द्रव्यमान कम है
और बाद में द्रव्यमान ये जो न्यूट्रॉन के उत्सर्जन के बाद या प्रोटॉन के उत्सर्जन के बाद द्रव्यमान ज़्यादा है, तो उत्पादों का जो द्रव्यमान है वो प्रारंभिक पितृ नाभिक के द्रव्यमान से ज़्यादा है। तो Q का मान क्या आएगा, क्योंकि Q क्या होता है mx माइनस my प्लस m अल्फा, लेकिन अगर यहाँ पर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आ जाएगा अब, और इंटू c²। अब ये दोनों का जो द्रव्यमान है x के द्रव्यमान से ज़्यादा है, तो Q का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। Q का मान नेगेटिव आएगा, मतलब इस प्रकार की प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होगी, जबकि बाहर से ऊर्जा देनी होगी। यानी कि किसी भी रेडियो एक्टिव नाभिक से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्वतः ही उत्सर्जन संभव नहीं हो पाता है, यह प्रक्रिया स्वतः नहीं हो पाती है। इस कारण जो नाभिक है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करके क्षयित नहीं होगा। लेकिन अगर वो अल्फा कण का उत्सर्जन करता है तो उत्पाद नाभिकों का द्रव्यमान मूल नाभिक से कम होता है, जिसके कारण Q का मान क्या मिलता है, धनात्मक मिलता है। अतः यह प्रक्रिया स्वतः ही हो जाती है। यही कारण है कि कोई भी भारी नाभिक है वो अल्फा कणों का उत्सर्जन कर क्षयित होता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करके क्षयित नहीं होता है। बात आ गई होगी आपको समझ में। अब मैं आपको अल्फा 6 से संबंधित कुछ रेडियो एक्टिव श्रेणियों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम अल्फा 6 के कारण जो विभिन्न प्रकार की रेडियो एक्टिव श्रेणियाँ प्राप्त होती है इनकी बात करते हैं। अल्फा 6 के अंदर क्या होता है, अल्फा 6 से प्राप्त जो नाभिक होता है उसकी द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है और परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाता है। कई बार जो पुत्री नाभिक होता है, जैसे X है ZXA, इसका अल्फा 6 हुआ यानी कि 2He4 उत्सर्जित हो गया, तो Z-2YA-4 ये जो कई बार क्या होता है पुत्री नाभिक है, ये भी स्वयं भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, जो आगे जिसका और भी आगे क्या होता है, अल्फा 6 होता है। तो ठीक है ना, यह रेडियो एक्टिव जो नाभिक है ये भी स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अल्फा या बीटा कणों का, बीटा 6 भी हम आगे पढ़ेंगे, अल्फा या बीटा कणों का उत्सर्जन करके क्षयित होता है। तो इस प्रकार से हमें 6 की एक श्रृंखला प्राप्त होती है। उस श्रृंखला को हम रेडियो एक्टिव श्रृंखला या रेडियो एक्टिव श्रेणियाँ कहते हैं, ठीक है। अब मान लो यदि कोई जो मूल नाभिक है, ये मूल नाभिक है या पितृ नाभिक है, इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है, 4n है। कितनी है, 4n है। ये जहाँ पर n क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब n का मान 1 2 3 4। तो अगर मूल नाभिक या पितृ नाभिक की द्रव्यमान संख्या 4n है, अर्थात 4 के पूर्ण गुणज के रूप में है, तो आगे जो नए नाभिक प्राप्त होंगे, आगामी जो नाभिक होंगे, उनकी द्रव्यमान संख्या भी 4 के पूर्ण गुणज के रूप में ही क्या होगी, प्राप्त होगी। इसी प्रकार यदि A का मान कितना है, 4n+1 है, मूल नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या है वो 4n+1 है, जहाँ पर n एक पूर्णांक है, तो आगामी श्रृंखला में जो नए नाभिक जो प्राप्त होते हैं उनकी द्रव्यमान संख्या भी इस प्रकार से 4 के पूर्ण गुणज के रूप में क्या होगी, प्राप्त होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि हमें 4 प्रकार की श्रेणियां प्राप्त हो सकती है, 4n+1, एक 4n+2 और एक 4n+3। लेकिन इन चारों में से कौन सी प्राप्त होगी रेडियो एक्टिव श्रृंखला, ये डिपेंड करेगा जो मूल नाभिक है उसकी द्रव्यमान संख्या 4n से शुरू हो रही है या 4n+1 से प्रारंभ हो रही है, 4n+2 से प्रारंभ हो रही है, 4n+3 से के रूप में लिखी जा सकती है। इस बात पर डिपेंड करेगा। बात आई आपको समझ में। लेकिन प्रकृति में 4n+1 वाली श्रृंखला है ये उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि इस श्रेणी का सबसे अधिक आयु काल वाला जो नाभिक है नेपटूनियम, वो क्या हो चुका है, विघटित हो चुका है, ठीक है ना। नेपटूनियम की जो आयु होती है, अर्धायु है, वो 2 × 10⁻6 वर्ष है, ठीक है ना। नेपटूनियम की जो आयु है, नेपटूनियम जो नाभिक है, इसकी जो आयु अर्धायु है वो 2 × 10⁻6 वर्ष है, जो कि पृथ्वी की आयु की तुलना में बहुत कम है, ठीक है। आज हमारे जो दादाजी हैं या परदादाजी हैं वो हमारे बीच में क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी आयु पृथ्वी की आयु से कम थी। अगर उनकी आयु पृथ्वी की आयु से ज़्यादा होती तो आज भी होते, और कल को हमारे जो बच्चे होंगे उनके बच्चों के भी बच्चे होंगे तब भी वो उपस्थित रहते, परंतु उनकी आयु कम थी इसलिए वो हमारे बीच में नहीं है। तो आज 4n+1 श्रृंखला प्रकृति में उपलब्ध क्यों नहीं है, क्योंकि इस श्रेणी का सबसे स्थायी जो नाभिक है, सर्वाधिक आयु वाला जो नाभिक है, बिस्मिथ को छोड़ते हुए, बिस्मिथ इसका अंतिम उत्पाद है, ठीक है। यानी कि ये जो श्रृंखला है, ये जो पीढ़ी है, जैसे अपने घर के अंदर हमारी पीढ़ी होती है, ये दादाजी की पीढ़ी चल रही है, ये परदादा की, ठीक है ना, ये भाई की पीढ़ी, इस प्रकार से। तो इस पीढ़ी का जो अंतिम जो उत्पाद है,
ये तो अभी भी स्थायी है, ठीक है, ये पाया जाएगा, परंतु इसका जो स्टार्टिंग का जो पित्र जो नाभिक है वो ही समाप्त हो चुका है, इसलिए ये श्रेणी क्या होगी, समाप्त होगी, क्योंकि इस श्रेणी का सबसे अधिक आयु काल वाला जो तत्व है नेप्टूनियम वो प्रकृति में उपलब्ध नहीं है, इस कारण ये श्रृंखला भी प्रकृति में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अब देखो तो इस आधार पर स्पष्ट है 4 ही श्रेणियां संभव है, क्योंकि आपको पता है अल्फा 6 उन सभी नाभिकों का होता है जिनकी द्रव्यमान संख्या 210 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब 210 द्रव्यमान संख्या से अधिक आप अगर किसी भी नंबर को लिखोगे तो या तो उसको 4n के रूप में लिखा जा सकता है, या 4n+1 के रूप में लिखा जा सकता है, या 4n+2 के रूप में लिखा जा सकता है, या 4n+3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इनके अलावा और किसी रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इस कारण से ये 4 प्रकार की ही रेडियो एक्टिव श्रेणियां संभव है अल्फा 6 के प्रक्रम के लिए। तो देखिए, अगर मैं द्रव्यमान संख्या कितनी है, 4n है, तो आपको याद क्या रखना है कि इस द्रव्यमान संख्या 4n अगर किसी पित्र नाभिक की द्रव्यमान संख्या है वो 4n है, यानी कि 4 के पूर्णगुणज के रूप में है, तो उससे संबंधित रेडियो एक्टिव श्रेणी का नाम क्या होगा, थोरियम। और इस श्रेणी का बाप कौन होता है, पिता कौन होता है, पित्र नाभिक कौन होता है, थोरियम स्वयं ही होता है, उसी के नाम से इस श्रेणी को जाना जाएगा। और इस श्रेणी का अंतिम उत्पाद क्या होता है, लेड 208। इससे क्या होगा कि सबसे पहले थोरियम है, थोरियम का द्रव्यमान संख्या 232 है, इसका अल्फा 6 होगा तो 228 द्रव्यमान संख्या प्राप्त होगी, कोई और तत्व प्राप्त हो गया। फिर 228 का अल्फा 6 होगा तो 224 प्राप्त होगा। ऐसे कम होते होते जब तक द्रव्यमान संख्या 208 तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये 6 चलता रहेगा। तो इससे एक श्रृंखला बन गई, श्रेणी बन गई। उस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, थोरियम श्रेणी कहते हैं। और इस श्रेणी का पित्र नाभिक थोरियम होता है और अंतिम स्थायी उत्पाद क्या होता है, लेड 208 होता है। तो अब देखो 232 को मैं देखो 4 गुणा 58 के रूप में लिख सकता हूँ। 58 यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है, 4 को 58 से गुणा करेंगे तो 232 आएगा। फिर 232 के बाद में नया जो नाभिक बना, इसको भी द्रव्यमान संख्या को 4n के रूप में लिखा जा सकता है, 4n के रूप में ही प्राप्त होगी। फिर 224 होगा, उसको 4 गुणा 256। प्रत्येक 6 के बाद n का मान, यहाँ पर n की जगह 58 है, n का मान 57, n का मान 56 है, तो प्रत्येक 6 के बाद n का मान 1 से कम होता चला जाएगा। इसी प्रकार से मान लो अगर द्रव्यमान संख्या 4n+1 है तो 4n+1 द्रव्यमान संख्या वाली रेडियो एक्टिव श्रेणी का नाम क्या है, नेप्टूनियम। और इस श्रेणी के पित्र नाभिक का नाम क्या है, नेप्टूनियम 237। और इसका अंतिम स्थायी उत्पाद कौन होता है, बिस्मिथ 209। ठीक है, अब 237 से शुरू हो रही है, 237 से 233 होगा, 233 से 229 होगा। अब 237 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4n+1 के रूप में लिख सकता हूँ। 4 को अगर 59 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 236 + 1 237 हो गया। अब n का मान 1 के कम करते जाओ, 4 गुणा 58 कितना हो गया, 232 और प्लस में 1 233, 4 गुणा 57 228। और ये इसी प्रकार आप 4n+2 को और 4n+3 को देख सकते हो। 4n+2 द्रव्यमान संख्या वाली श्रेणी का नाम क्या होता है, रेडियो एक्टिव श्रेणी का नाम यूरेनियम। और इस श्रेणी का पित्र नाभिक कौन होता है, यूरेनियम 238। और इसका अंतिम स्थायी उत्पाद कौन होता है, लेड 206। ये 82 लेड 206 है, ये 82 लेड 208 है, ये इस लेड के क्या है, समस्थानिक है। 4n+3 वाली द्रव्यमान संख्या वाली रेडियो एक्टिव श्रेणी का नाम क्या होता है, एक्टिनियम। और इस श्रेणी का पित्र नाभिक कौन होता है, एक्टिनियम 235। और अंतिम स्थायी उत्पाद क्या है, लेड 207। तो आपको कुछ नहीं करना, द्रव्यमान संख्या, रेडियो एक्टिव श्रेणी और पित्र नाभिक और अंतिम स्थायी उत्पाद, प्रत्येक रेडियो एक्टिव श्रेणी की द्रव्यमान संख्या और उसके पित्र नाभिक और अंतिम स्थायी उत्पाद को आपको क्या रखना है, याद रखना है। समझ में आई बात भाई? इनमें से कौन सी श्रेणी प्राप्त होगी डिपेंड करेगा, जो मूल नाभिक है उसकी द्रव्यमान संख्या a है, उसको 4n के रूप में या 4n+1 के रूप में, 4n+2 के रूप में, 4n+3 के रूप में, किसके रूप में लिखा जा सकता है, इस बात पर ये बात क्या करेगी, निर्भर करेगी। तो यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं, थोरियम श्रेणी के अंतिम स्थायी उत्पाद का नाम लिखो, तो वो आप बता सकते हो। इसके पित्र नाभिक का नाम लिखो, ठीक है। तो इस प्रकार के कोई छोटे मोटे क्वेश्चन भले ही बन सकते हैं। अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम अल्फा 6 के लिए गामा सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हम अगली क्लास में उसे देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।